हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखने वाले हैं। एक में प्रश्न 3 गो है, 1 2 3 है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इस तीनों प्रश्न को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का हल, यहाँ पे लिखेंगे हल 135। हमने आपको बतलाया था जब भी आपको दो संख्याएं दी हो तो बड़ी संख्या जो होगी वो हमारी A होगी और छोटी संख्या हमारी B होगी। तो यहाँ पे A है 225 और B है हमारी 135। तो 135 से 225 में भागा देंगे तो हमारा एक मर्द में कटेगा। तो यहाँ पे 135 आ जाएगा, 5 5 0 हो जाएगा और 12 में से 3 गया 9 यानी 90 आ जाएगा। तो हमारा पहला चरण यहाँ पे लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है R हमेशा B से छोटा होता है, ठीक है। तो हमारा पहला चरण हुआ है। यहाँ पे पहला चरण हमारा A है, A इसको A कहते हैं। तो A है हमारा 225 बराबर B के जगह पर हमारा 135 है। तो यहाँ लिखेंगे 135 गुने, यहाँ पे इसको क्यों कहते हैं क्यों, तो यह हमारा आएगा क्यों के जगह पर 1 प्लस आर हमारा शेषफल आया है 90। तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चरण, ये जो 90 है इसको करेंगे बाहर और 135 को करेंगे अंदर। तो 135 जो हमारा है वो बन जाएगा A और जो है 90 जो शेष है वो हमारा B बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा चरण। सबसे पहले 90 से अगर 135 में भाग देंगे तो एक मर्द में कटेगा, 90 कम 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और 13 में से 9 गया 4 यानी कि 45 शेष आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए A हमारा बन गया 135 बराबर B के जगह पर हमारा 90, तो 90 गुने और क्यों हमारा है क्यों 1 है 1 प्लस शेषफल के जगह पर हमारा 45 है। तो 45 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। जब तक हमने आपको बतलाया था जब तक r 0 बराबर 0 नहीं आता तब तक हम लोग इसको हम लोग आगे भागा देते रहेंगे जब तक कि 0 शेषफल में ना आ जाए। तो यहाँ पे अभी तक 0 नहीं आया है, अभी 45 आया है। तो ये हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। अब तीसरा चरण में चलते हैं। इस 45 को रखेंगे बाहर और 90 को करेंगे अंदर। 90 को करेंगे तो 45 दूना 90 होता है। तो ये हमारा शेषफल 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे A के जगह पर 90 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर B के जगह पर हमारा 45, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे गुने, दो मर्द में यह हमारा क्यों है तो क्यों के जगह पर 2 लिखेंगे प्लस शेषफल हमारा कितना आया है 0। अब लिखेंगे अतः HCF बराबर यहाँ पे जो B होता है वही हमारा HCF होता है। हमने आपको कल प्रूफ करके भी दिखाया था, जैसे हम लोग भागा की मदद से HCF निकालते हैं तो उस प्रकार से हमने निकाल कर भी दिखाया था। तो यहाँ पे 45 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अतः HCF बराबर 45। ये हमारा था पहला प्रश्न जो कि हमने सॉल्व किया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसे हम मिटाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे यह है दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है जिसमें A है A और ये है B। तो A हमारा है 38,220, 38,220 है हमारा A और B है 196। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे हल लिख दिए हैं, प्रश्न संख्या 2 का हल कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि 0 से बड़ा या बराबर आर हो और आर हमेशा बी से छोटा हो, ठीक है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। ये समझिए कि आपका एक फॉर्मूला है प्रश्नावली 1 का, ठीक है। अब चलिए इसके अनुसार हम लोग सबसे पहले जो बी है उसको बाहर रखेंगे, यानी कि इसको छोटा वाले को बाहर और बड़ा वाले को अंदर रखेंगे। 38 20, ठीक है। अब भागा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 अंक है तो 3 अंक देखते हैं। तो यहाँ पे 2 मर्द में काटेंगे, 1 मर्द में कटेगा।
200 यानी कि 400 के करीब चला जाएगा, तो ये 400 के करीब नहीं है। सबसे पहले 1 से 2 से काट कर 2 से गुना करके देखते हैं आखिर कितना आ रहा है। 3 अंक यहाँ पे लेते हैं हम, उसके बाद 2 से, तो 6 दूना 12, 1 और 9 दूना 18, 1 19 और 2 1 3, तो यहाँ पे 392 आ जा रहा है। तो 392 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक मंथ में काटेंगे इसको। तो सबसे पहले इधर 1 लिखेंगे और 196 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 6, 12 में से 6 गया 6 और 17 में से 9 8 17 और यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी कि 186। एक बार और देख ले, 12 में से 6 गया 6 और 17 में से 9 गया 9 8 17 8, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फिर हम 2 उतारेंगे जब तक कि ये पूरा संख्या यहाँ पे उतारेंगे, उसके बाद देखेंगे कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दूसरा संख्या यानी कि यहाँ तक देखिए, ये 3 अंक हो गया है, 3 अंक, फिर 1 अंक यहाँ पे उतारे हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग भाग देते हैं उसी तरह से ये भी विधि काम करती है, जो भाग विधि द्वारा HCF होता है, ये भी हमारा उसी तरह से काम करता है। सबसे पहले हम इधर भाग देते हैं, उसके बाद हम लोग को बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बतलाइए, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे सजा देंगे। तो यहाँ पे 1862 अगर कितना से करते हैं, अगर 10 वर्ष में जाते हैं तो 1960 हो जा रहा है, 1960 हो जाएगा। अगर 9 से गुना करते हैं, 1 9 6 में 9 से गुना करते हैं तो 9 छक्के 54, 5 और 9 9 81, 5 86, 8 और 9 8 17, 1764 हो रहा है। तो यानी कि 9 मर्द में लगेगा, तो 9 मर्द में 1764। तो इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया, बस सॉरी 15 में से 6 गया 9 और 7 7 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे, 98 आ गया। अब जो बाकी अंक है हमारा 0 है, तो 0 यहाँ पे उतरेगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कम अर्थ में कटेगा, अगर हम लोग यहाँ पे 980 है, तो इसका अगर 1960 हो जाएगा, 1960 का आधा करते हैं तो ये हमारा चले जाएगा, 2 से अगर भाग देते हैं तो 1960 हो जाएगा। अगर 10 से गुना कर देते हैं इसमें तो 1960 हो जाएगा। अगर 5 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 5 से गुना करेंगे तो 5 6 30, 3 9 5 45, 9 5 45, 3 48, 4 अब 5 4 9, 980 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 980 और इसका जो शेषफल आएगा 0 आ गया। तो ये जो है अगर यूक्लिड विभाजन से इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हमारा पहले से A है, सॉरी ये हमारा B है और ये हमारा A है और ये हमारा Q है और ये हमारा शेषफल है, शेषफल यानी कि R है। तो इसको अगर सजाएंगे तो इसका आंसर एक लाइन में हो जाएगा, यानी कि 32/0 बराबर B के जगह पर हमारा 196 है गुने 195 प्लस R के जगह पर 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF बराबर हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा 196। ठीक है, HCF हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या इसी में का 3 का। यहाँ पे 3 वाला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे 2 प्रश्न सॉल्व हो गया है और तीसरा है, यहाँ पे तीसरा है हमारा 167 और 155। तो 255 है यहाँ पे। तो इसमें जो A होगा हमारा 867 होगा और B होगा जो वो हमारा होगा 255, क्योंकि 255 जो है 867 से कम है। तो यहाँ पे B हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हल करेंगे प्रश्न संख्या 3 का। तो यहाँ पे सबसे पहले हर एक प्रश्न में जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये हमारा होता है, एक समझ लीजिए फॉर्मूला टाइप का है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो B होता है वो बाहर होता है और हमारा A होता है अंदर होता है। तो सबसे पहले भाग देंगे यहाँ पे, तो एक मार्क में भाग देंगे तो बहुत कम हो जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 500 करीब आ जाएगा। 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे, 555 में 3 से अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15 1 16, 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 765 आएगा। 765 आएगा। तो यहाँ पे 3 मर्द में करेंगे तो 765 आएगा। तो घटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और एक 0, यहाँ पे 102 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला चरण हमारा हो जाएगा। A हमारा है 867 लिखेंगे A के जगह पर, बराबर B हमारा है 255 लिखेंगे। और Q की बात करें तो ये हमारा Q होता है, तो Q के जगह पर 3 लिखेंगे गुने 3 प्लस R के जगह पर हमारा 102 आया है तो 102 लिखेंगे।
ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा चरण की तरफ। दूसरा चरण यहाँ पे भागा देंगे 255 में, 255 में, तो एक मर्द में नहीं 2 मर्द में कटेगा, 204, 204 हो जाएगा, 2 मर्द में कटेगा तो 204 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 5 5 5 और 0 हो जाएगा, तो 51 शेष आएगा। तो दूसरा चरण में होगा ए के जगह पर हमारा 255 है तो 255 लिखेंगे, बराबर बी के जगह पर 102 है तो 102 लिखेंगे, 102, और क्यू के जगह पर 2 मर्द में कटा है तो क्यू के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस आर के जगह पर 51 लिखेंगे। ये हमारा दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण, इस 51 को बाहर रखेंगे और 102 को अंदर रखेंगे, तो 51 दोना होता है 102, तो 102 कट गया यानी कि 0 शेषफल आ गया। यहाँ पे लिखेंगे ए के जगह पर हमारा 102 है, 102 बराबर बी की जगह पर 51, तो 51 लिखेंगे, गुने क्यू के जगह पर हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल हमारा 0 आया है। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः HCF बराबर 51, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था, प्रश्नावली 1 का। अब बढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को। ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण 3 और 2 में किया था, उसी प्रकार से ये भी उदाहरण है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। तो हमने आपको बतलाया था जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको इतना तो लिखना ही है, सब प्रश्न में इतना लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, देखिए यहाँ पे प्रमेयिका शब्द का यूज हुआ है, यानी कि इस थ्योरम का यूज हुआ है। वहां पे हो रहा था एल्गोरिथम का यूज, तो एल्गोरिथम का यूज इस सूत्र का करते थे, लेकिन उसमें चरण वाइज चरण था। हमने आपको बतलाया था एल्गोरिथम और प्रमेयिका के बारे में पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को हल करते समय लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि जब 2 संख्याएं दी रहती है और भी तो उसका अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान रहता है, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा है हल में, यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq+r, जबकि 0 से बड़ा और बराबर r है, r हमेशा b से छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे हम लोग, मानेंगे क्या, माना हमने आपको बतलाया था जब भी ऐसी संख्या दे तो आपको जो q का गुणज है उसको आपको मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए q का गुणज, यहाँ पे q का गुणज 6 है, यहाँ पे भी q का गुणज 6 है, यहाँ पे भी q का गुणज 6 है। तो हम यहाँ पे मानेंगे b = 6, क्योंकि जब भी q के साथ रहेगा तो b ही रहेगा। यहाँ पे इसको अगर मानते हैं तो यहाँ पे r है, जो कि यहाँ पे शेषफल के रूप में यहाँ पे r दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले कि b को मानेंगे, b बराबर q। तो देखिए अब लिखेंगे इस यहाँ पे a बराबर b की जगह पर हमने कितना माना है 6 q, सॉरी, और q हमारा q है यहाँ पे, q यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे मान लिए हैं हम, और q यहाँ पे है, प्लस r की जगह पर हम लोग r ही रहने देंगे, और 0 बड़ा या बराबर है, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा और बराबर है r, और हमेशा b से छोटा है, तो b के जगह पर कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो जब भी आप देखिएगा तो शेषफल, यानी कि जब शेषफल आएगा, जब 6 से कोई संख्या में अगर भाग दिया जाए तो यहाँ पे शेषफल कितना आ सकता है, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कभी 6 नहीं आ सकता है। अगर किसी संख्या में 6 से भाग दिया जा रहा है तो उसका शेषफल कभी 6 नहीं आ सकता है। या तो आएगा तो 0 आएगा, क्योंकि अगर शेषफल 0 आता है तो एक बार तो और भाग लग जाएगा, तो उसका जो शेषफल आएगा या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इतना तक आ सकता है। और जब भी आएगा तो इतना से ज्यादा नहीं आएगा, 6 7 नहीं आ सकता है। उसके बाद देखिए इतना हम लोग देख लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यदि r यानी कि शेषफल 0 हो तो यहाँ पे समीकरण a को देखेंगे तो a बराबर 6q प्लस r के जगह पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे r है, तो r के जगह पर अगर 0 रखते हैं यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ही ना r का मान हम लोग
रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a बराबर 6q, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6q 2 से भाज्य है, अगर 6q को 2 से भाग करिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 यानी कि 3q आ जाएगा, इसलिए 2 से भाज्य है तो लिखेंगे अतः चूंकि 6q 2 से भाज्य है तो लिखेंगे इसलिए 6q धनात्मक सम पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक सम पूर्णांक है। अब बढ़ेंगे, दूसरा हमारा है यहाँ पे यदि r इक्वल टू 1 लेते हैं तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ही मान रखे हैं हम r का, तो यहाँ पे देखिए 6q प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब 2 से क्यों नहीं विभाज्य है, यहाँ पे देखिए 6q प्लस 1, अगर 6 को रहने दे 1 को रहने दे, अगर q के जगह पर, जहाँ देखिए यहाँ पे पहले ही इंडिकेट किया है कि q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखे, देखिए यहाँ पे -5 क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक का बात किया है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव भी हम लोग पूर्णांक, हमारा पूर्णांक ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। तो अगर धनात्मक विषम पूर्णांक का बात किया है तो यहाँ पे लिखें, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 5 रख दे रहे हैं q की जगह पर, जो कि एक अभाज्य संख्या है, देखिए एक बार अभाज्य संख्या रखेंगे, एक बार सम संख्या रखेंगे। सम संख्या मान लीजिए 2, ये भी अभाज्य है, लेकिन मान लीजिए अगर 4 रख दे रहे हैं, कहिएगा कि वो अभाज्य था, तो यहाँ पे देखिए अगर 6 से गुना करेंगे 5 में प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 5 6 के 30 प्लस 1 31 आएगा, जो कि एक विषम संख्या है। अगर वही बात करें 6 गुने 4 प्लस 1 तो 6 चौका 24 प्लस 1 25, जो कि ये भी हमारा विषम संख्या ही है। इसीलिए ये हमारा जो है लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, ये इसमें जो भी संख्या आया क्या ये दोनों 2 से भाज्य है, नहीं है, तो ये हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा यदि r इक्वल टू 2 हो तो देखिए समीकरण 1 से हो जाएगा a बराबर b 6q प्लस r की जगह पर हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पे 2 है, अगर मान लीजिए a को रहने दे रहे हैं और यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं, 6q प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। अगर 6q यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3q प्लस 1 अगर 2 से भाग देंगे तो ये तो डायरेक्ट 2 से 2 कट जाएगा, 3q प्लस 1 कोई पूर्णांक है, जब ये इसमें अगर मान लीजिए कोई पूर्णांक से गुना करेंगे, मान लीजिए 5 से गुना करेंगे तो ये जो हमारा आएगा कोई पूर्णांक ही आएगा, इसलिए यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये 2 से भाज्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 2 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक है। अब चलिए यहाँ पे तीसरा हल करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, मान लीजिए यहीं पे यदि r इक्वल टू यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहाँ पे 3 ले रहे हैं, 3 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q दिखाई दे रहा है, 6q प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी अगर कॉमन 3 लेंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3
धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब चलिए यहाँ तक 3 तक हम मान रख दिए हैं। अब लिखेंगे यदि r बराबर अब 4 रखते हैं अगर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, a बराबर 6q + 4, r के जगह पर 4 रखे हैं तो समीकरण 1 ही में रखे हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखिए a रहने देंगे, यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो 3q + 2 यहाँ पे आ जा रहा है। क्या 2 से भाज्य नहीं है, ये डायरेक्ट अगर 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 से 2 1 कट जाएगा। इसका मतलब ये 2 से भाज्य है, यानी कि सम विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6q + 4 2 से भाज्य है, इसलिए 6q + 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। अब चलिए हमारा लास्ट है, यदि देखिए यहाँ पर 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, 5 रख दिए। अब 5 रखेंगे, r = 5। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6q + 5। ये भी हमारा समीकरण 1 में रख रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए इसमें कोई भी संख्या अगर कॉमन लेने वाला हो जो कि जो से भाज्य हो तो यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6q + 5 2 से भाज्य नहीं है। ठीक है, इसलिए 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे हमको बोला था क्वेश्चन में, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी धनात्मक विषम पूर्णांक का बात हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सम आ गया है 6q + 1, 6q + 1, ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक आया है। और ये हमारा 6q + 3, ये भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक आया है। और यहाँ पे बात करें 6q + 5, ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक आया है, यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, अब कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे लिखने वाले हैं हम लोग, अतः वहाँ पे लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक इतने इतने के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6 या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिए। या हमको बोला था जो कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 को करेंगे, 4 को करेंगे और 5 को करेंगे। 3, 4, 5, 3 एक है जो कि हमने पीछे बतलाया था, उसी पैटर्न पे है, लेकिन 4 और 5 कुछ अलग होने वाला है। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।